लेकिन ये लोग आजादी के अमृत काल का भी मजाक उड़ाते हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए देश के कोने कोने में अमृत सरोवर बना रहे हैं, पानी संग्रह का बड़ा अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस काम में भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है। मेरे परिवारजनों, जिस दल ने आजादी के इतने सालों तक देश में सरकार चलाई, उसने आदिवासी समाज को भी सम्मान नहीं दिया। आजादी से लेकर सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि तक हमारे आदिवासी समाज की भूमिका बहुत बड़ी रही है। गौंड समाज दुनिया के सबसे बड़े जनजातीय समाज में से एक है। ऐसे में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। लंबे समय तक जो सत्ता में रहे, उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान क्यों नहीं दी? इसके लिए देश को भाजपा का ही इंतजार क्यों करना पड़ा? हमारे जो युवा आदिवासी, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, उन्हें जरूर जानना चाहिए, उनके पैदा होने से भी पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। बीते 9 वर्षों में इस बजट को कई गुना बढ़ाने का काम ये मोदी की सरकार ने। आज मैं यहां आपके बीच आई हूं। यहीं पास में अंका झमका के दरबार में भगवान कृष्ण ने मां रुक्मिणी जी के साथ लीला रचाई थी। यहाँ मोहन खेड़ा का श्वेतांबर जैन मंदिर है, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जहाँ देश भर से लोग आते हैं। ये महाराजा भोज की धरती है, शहीद महाराजा भक्तावर सिंह जी की धरती है, जिन्होंने हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया। यहीं पर आदिवासी समाज के और हमारे राष्ट्र नायक टंट्या मामा ने हमारी आजादी के लिए बलिदान दिया। यह संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी की धरती है। हमारी आजादी की लड़ाई के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जो धार जिले से में कालूराम विरुलकर जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आजादी के बाद संविधान सभा में सदस्य बनकर उन्होंने भारत के संविधान को बनाने में बहुत योगदान दिया। महापुरुषों की धरती है। आज यहाँ खड़े होते हुए, उनका नाम लेते हुए, उनकी याद करते हुए मन में ये बात आती है कि हम इन्हें महापुरुष क्यों कहलाते हैं। इनमें और साधारण जनता में क्या फर्क था? फर्क ये था कि इन्हें हम महापुरुष इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने आजीवन जनता के लिए संघर्ष किया, एक जनता के साथ भरोसे का रिश्ता जोड़ा और उस भरोसे को जीवन भर नहीं टूटने दिया। इसीलिए आज भी उनके गुजर जाने के सैकड़ों साल, दशकों बाद हम उनकी याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी, पुरुष नहीं थी, मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती थी जिन पर आपका पूरा भरोसा था। और आपका भरोसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने दिन रात आपके लिए काम किया। एक भावनात्मक रिश्ता था और आज यहाँ खड़े हुए उस रिश्ते की भी मुझे याद आती है। हम छोटे थे, हमें आपकी कहानियां बताती थी, आपकी संस्कृति के बारे में बताती थी, और जो रिश्ता आपके और उनके बीच था वो आदर का रिश्ता था,
प्रेम का रिश्ता था, श्रद्धा का रिश्ता था। ये एक तरफा नहीं था। ये बात नहीं थी कि सिर्फ आप उनसे प्रेम करते थे या उनके प्रति आपके दिल में श्रद्धा थी। उनके दिल में भी आपके लिए श्रद्धा थी, उनके दिल में भी आपके लिए प्रेम था, और वो आपकी संस्कृति की, आपकी के प्रति उनके दिल में श्रद्धा और आदर थी। तो ये जो रिश्ता होता है, जो नेता और जनता के बीच में होता है, एक बहुत अनोखा रिश्ता होता है। जैसे मैंने कहा, इस रिश्ते को अगर नेता निष्ठा से सींचता है, काम करके दिखाता है, तो ये रिश्ता मजबूत बनता है। तो एक ऐसा रिश्ता बनता है जैसा इंदिरा जी का आपके साथ था। आजकल परिस्थितियां काफी अलग हो चुकी हैं। हमारी तरह बहुत नेता चुनाव के समय खास तौर से आपके सामने आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, आप सबकी बातें सुनते हैं। मैं भी सुन रही थी। आज सुबह जब मैं उठी, मैंने कहा मैं देखती हूँ मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने घोटाले किए, वो कहते हैं हमने किए। हम कहते हैं हमने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। हम कहते हैं हमने रोजगार दिलाए, वो कहते हैं उन्होंने दिलाए। तो मैं सोच रही थी कि ये तो भाषण तो सभी सेम कहते हैं, वही भाषण है। तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है और इस बीच सच्चाई क्या है? हाँ, मुझे मालूम है। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है? कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, क्यों? कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। तो इसमें एक बात जो मैं इससे पहले कह रही थी वह स्पष्ट हो जाती है कि जब एक पार्टी का नेता आपके सामने कुछ कहता है, दूसरा वही चीज लगभग कह के जाता है, तो आपको पता कैसे चलता है कि कौन सच्चाई कह रहा है? पता आपको तब चलेगा जब आप अपने ही अनुभव पर उतरेंगे। आपका अनुभव क्या है? आपका जीवन क्या है? आपके संघर्ष क्या है? क्या महंगाई बढ़ी है पिछले 18 सालों में? बताइए। 10 गुना? पिछले 5 सालों में, 3.5 सालों में, जब से इनकी सरकार रही है तब से बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। रोजगार मिले हैं आपको? नहीं। मेरे किसान भाई जो खेती छोड़ के यहाँ आए हैं, बताइए आपका जीवन ज्यादा मुश्किल हुआ है कि ज्यादा आसान? मुश्किल हुआ है। आपको मालूम, आप कह रहे हैं किसानों की आत्महत्या 17,000 में, मैंने अभी एक आंकड़ा सुना कि लगभग 17,000 नवयुवकों ने आत्महत्या की है पिछले 18 सालों में। तो सोचिए कि आपकी सच्चाई आज क्या है। किसी की बातों में मत पड़िए, मैं तो कहती हूं मेरी बातों में भी मत पड़िए। अपनी सच्चाई और अपने अनुभव में पड़िए और उस अनुभव के आधार पर अपना निर्णय लीजिए। आज हम इस देश में खड़े हैं जिस पर हम सबको गर्व है। और गर्व क्यों है? क्योंकि अगर आप आसपास के देशों को देखेंगे तो शायद हमारा एक देश है इन सारे आसपास के देशों में जो आजादी के बाद एक लोकतंत्र माना जाता था और जिसका लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहा है। और ये लोकतंत्र हमारे संविधान में गढ़ा हुआ है। जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा और बनाया, उन्होंने जीवन इस देश के लिए दिया।
एक नहीं थे, बहुत सारे लोग थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी। और हमें गर्व है आज अपने देश पर, जिसके संविधान में लिखा है कि हर जने को समान अधिकार मिलना चाहिए। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने पंचायतों को सत्ता देकर यह अधिकार मजबूत बनाया। आज देखिए आज की परिस्थिति क्या है। आज तमाम पंचायतों को मुश्किलों में डाल दिया है। और जहां हमने पंचायतों के लिए व्यवस्था लागू की, भाजपा सरपंचों के अधिकारों में कटौती ला रही है, आपको कमजोर कर रही है। राज्य भर में आज पटवारी 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं। जितने भी काम आपको कराने पड़ते हैं सब काम रुक गए हैं। आप भटकते रहते हैं इधर से उधर। उनकी अपनी मांग है, उनको भी सरकार ने सहायता नहीं दी, वे हड़ताल पे बैठे हैं। ये स्थिति है आज यहाँ की। 18 सालों में 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने चले तो हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला, नौकरियों में घोटाला, धार में यहाँ के डैम के बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ। इससे क्या पता चलता है आपको? आप अगर मेहनत करते हैं, खेती में काम में मेहनत करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं तो किस लिए करते हैं? मेरी बहनें, आप घर पे मेहनत करती हो, सारा घर परिवार संभालती हो, किस लिए करती हो? अपने बच्चों की परवरिश के लिए करती हो ना, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमसे कुछ ज्यादा ही करें। अगर हम खेती करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसकी और हमारे से बड़ी ज्यादा नौकरी होगी। अगर हम कहीं पे नौकरी करते हैं, हम सोचते हैं चलो इसको और पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि हमसे भी ज्यादा कमाएं, हम बूढ़े होंगे हमारी देखभाल करें। यही हमारा मकसद होता है। चाहे जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, सब चाहते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत हो, उनकी तरक्की हो। और जब आप सामने देखते हैं कि चाहे पाठशालाओं में, चाहे भर्ती में, चाहे आपकी नौकरियों में, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में घोटाला भ्रष्टाचार है, तो कैसे मायूस होते होंगे? तो कैसे आपका दिल मजबूत बने और आप आगे बढ़ते चले जाएं? जब आपने किसी पर भरोसा किया, आपने अपना पूरा भरोसा एक नेता में डाला, एक पार्टी में डाला, और आपको पता चला कि 3.5 सालों से, उससे पहले भी जब इनकी सरकार थी, तो सिर्फ भ्रष्टाचार करते रहे। मैं जानती हूं कि आप में से कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि चलो खा रहा है, थोड़ा बहुत उसको खाने दो, हमारा काम तो करे, है कि नहीं? मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सब करते हैं, लेकिन कम से कम हमारा काम तो हो रहा है। मैंने बहुत बार कभी सुना है। लेकिन यहाँ तो परिस्थिति है कि खाए जा रहे हैं, आपका एक काम नहीं हो रहा है। आप अपने बच्चों को पाठशाला भी नहीं भेज सकते, ये जानने के बिना कि वहां पे भी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ, सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं
उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई। इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? बताइए। देखिए, देश की आंधी इस देश का नौजवान है। जाग जाओ मेरे भाइयों और बहनों। आपको बचाने के लिए कोई आंधी नहीं आ रही है, आप खुद को बचाइए। ये जो आपके साथ हो रहा है ये गलत है। जो रोज रोज आप जी रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, ये गलत है। मेरे नौजवान भाइयों, आप फीस देते हैं ट्यूशन की? देते हैं कि नहीं? जब आपको भर्ती की परीक्षा भरनी पड़ती है, आप संघर्ष करते हैं कि नहीं? माता पिता आपके लिए खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, संघर्ष करके आपके लिए पैसे इकट्ठे करते कि आपकी फीस भरेंगे कि नहीं? तो क्यों इनको आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो बार बार उनकी भर्ती की परीक्षाओं में ये घोटाला करते हैं? मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, मैंने उत्तर प्रदेश में ऐसे नौजवान देखे हैं जिनके 10-10 साल गुजर गए हैं। एक परीक्षा दी, मार्क्स नहीं निकले, उसमें कुछ घोटाला हो गया। दूसरी परीक्षा दी, उसमें भी घोटाला हो गया, भर्ती की लिस्ट नहीं निकली। इंतजार करते रहे ये सोच के कि हमने पैसे खर्चे हैं, हमने मेहनत की है, एक ना एक दिन हो जाएगा। इंतजार करते रहे। जो बच्चा 22 साल का था, 21 साल का था, अब 30 साल का हो गया, अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली। ये परिस्थितियां हैं इन प्रदेशों में जहां भाजपा सरकार में है, सत्ता में है, क्योंकि इनका अहंकार बहुत बढ़ गया है। मेरी बहनों और भाइयों, बहुत ज्यादा लूट होने लगी है और कोई रोक, कोई लगाम नहीं है। आप सोचिए, जब आप ही की संपत्ति, इस देश की संपत्ति, जो सबसे बड़े बड़े पीएसयू हैं, वही अपने दोस्तों को बेच डाले। जब यहाँ खड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, कर्मचारी हैं, इनको पुराना पेंशन नहीं मिलता। जब इसको देने का समय आता है तो आपको बताया जाता है कि पैसे नहीं हैं। तो अगर पैसे नहीं हैं तो अडानी जी के हजारों करोड़ लोन माफ कैसे हो रहे हैं? अगर किसान के कर्ज माफ नहीं हो सकते तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कैसे हो रहे हैं? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारी नहीं, इन सब नेताओं की नहीं, आप सबकी जिंदगी बर्बाद होगी, आपका भविष्य बर्बाद होगा, आपके आने वाले दिन अच्छे नहीं, बुरे होंगे। और ये बात आपको गहराई में समझनी पड़ेगी। आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि कुछ लोगों ने नेताओं को भगवान बना दिया है। नेता भगवान नहीं है बहनों और भाइयों, आप में से उभर के आता है, आपकी तरह इंसान है। और जब उसका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब वो आपकी परवाह नहीं करता, तो इस लोकतंत्र ने, जिसपे हम सबको गर्व है, इस लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है कि आप उसको निकालें, उसको सबक सिखाएं, उसको जिम्मेदार बनाएं, उसको जवाबदेह बनाएं। और ये आपकी जिम्मेदारी है। आज आपके प्रदेश में इतनी महंगाई है, मैं जानती हूं बहनों, मैं जानती हूं कि आप पर क्या गुजर रहा है। मैं जानती हूं कि जब आप सोच रहे होंगे कि त्योहार का मौसम आ रहा है, दशहरा आ रहा है, धनतेरस, दिवाली, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आप जब दुकान जाते हैं तो घबराते हैं कि हम ये सब चीजें ले पाएंगे कि नहीं। आधी चीजें खरीदते हैं, आधी छोड़ देते हैं। मैं जानती हूँ आप सोचती हैं कि किस तरह से थोड़ी बहुत बचत हो जाए घर में, थोड़ा कम खा के, थोड़ा सा काम ज्यादा करके। मैं जानती हूँ कि कितनी मुश्किल समाज का कितना आप बोझ उठाती हैं।
आपको बताया जाता है कि राशन हमने मुफ्त कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वहां हजारों करोड़ के लोन मुफ्त में मिल रहे हैं, यहाँ राशन पे हमें आपसे हाथ जोड़ना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि राशन आपको मुफ्त में दे रहे हैं। अब आप सोचिए, मैं एक राज बताती हूं आपको। जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपको राशन कितने में मिलता था? 60 रुपए में। उस समय गैस का सिलेंडर कितने का था? 425 रुपए। तो मतलब 485 रुपए में लगभग आपको राशन भी मिल जाता था और आपको सिलेंडर भी मिल जाता था। अब ये कहते हैं इन्होंने राशन मुफ्त कर लिया, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर लिया आप पे। और अभी तक, कल तक, चुनाव के आने तक सिलेंडर कितने का मिल रहा था आपको? 1125 रुपए। तो जो आपको पहले सिलेंडर और राशन 485 रुपए में मिल रहा था, आज आपको राशन मुफ्त लेकिन सिलेंडर 1125 रुपए। और चुनाव आया, फट से कम कर दिया। चुनाव आया, आप सुन लीजिए इस बात को बहुत ध्यान से। चुनाव आया तो क्या क्या नहीं हुआ। चुनाव आया तो घोषणाएं शुरू। चुनाव आया तो मोदी जी हर 2 दिन यहाँ आकर कोई उद्घाटन कर रहे हैं। 18 साल में समय नहीं मिला उद्घाटन करने के लिए। ये पुल, ये सड़कें, ये सब विकास की बातें ये पहले नहीं हो सकती थी? क्या समझ रखा है आपको भाइयों और बहनों? अरे जागो, इनको सिखाओ। ये तो समझ रहे हैं कि किसानों के जीवन में मुश्किल पे मुश्किल डालें कि आप सिंचाई के लिए इनसे भीख मांगे। आपकी जब फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा आपको मिला है? यहाँ सोयाबीन के किसान हैं? आपको मुआवजा मिला? चलिए, बारिश आई, बाढ़ आई, कुछ सर्वे भी किया इन्होंने मुआवजे के लिए? नहीं किया। अब देखिए चुनाव आ रहे हैं, देखिए क्या पता कुछ मुआवजा भी दे दें। चुनाव के बाद करेंगे नहीं करेंगे ये मत पूछिए मेरे से। फसल बीमे में घोटाला, तो हर तरफ घोटाला। तो आप बताइए इसका इलाज क्या है? आज बेरोजगारी चरम पे है कि नहीं है? है ना? आपको मालूम है कितने पद खाली हैं? मैं बताती हूं, सुनिए। शिक्षकों के करीब 70,000 पद खाली। विश्वविद्यालयों में 75% पद खाली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के 90% से ज्यादा पद खाली। ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जन के 90% से ज्यादा पद खाली। महिला रोग विशेषज्ञों में 90% से ज्यादा पद खाली। फिजिशियन, जो डॉक्टर होते हैं, जो सारी बीमारियां समझ जाते हैं, 90% से ज्यादा पद खाली। बच्चों के डॉक्टर 90% से ज्यादा पद खाली। पूरे प्रदेश की सीएचसी में एक भी आंख का डॉक्टर नहीं है। मोतियाबिंद होती है, आंख में तकलीफ होती है, कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? प्राइवेट में जाएंगे। प्राइवेट में चले जाते अगर पैसे कमाने का मौका दिया होता आपको। लेकिन इन 3.5 सालों में और उससे पहले जितने सालों का इनका राज रहा है, आपको कमाने का मौका कहां दिया? जहां जहां से रोजगार बनना था, चाहे बड़े बड़े पीएसयू इन्होंने बेच दिए। छोटे छोटे उद्योग पे जीएसटी थोप कर, नोटबंदी करके उन्होंने ठप करा दिए। मुश्किल में है जितने भी मेरे दुकानदार भाई यहाँ बैठे हैं या छोटे छोटे उद्योगपति हैं, वो बताएंगे आपको कितनी कमाई हुई है। जीएसटी भरते 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 उनको समझ में ही नहीं आ रहा है किस चीज की क्या जीएसटी है। उनको खत्म कर दिया। खेती किसानी में रोजगार पैदा होता था, मनरेगा होता था आपके गांव में, वहां पे रोजगार बंद। तो रोजगार देंगे कहां से आपको? आपको कमाने का मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप पे महंगाई इतनी थोप रहे हैं कि आपका जीना मुश्किल हो गया है। बट ये सब बातें मैं आपको यहाँ इस मंच पे खड़े होकर समझा रही हूँ
आप सबको तो पहले ही मालूम है, जी आप रहे हैं, संघर्ष आप कर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, उनकी किताबों को खरीदने के लिए, उनकी फीस भरने के लिए, उनकी भर्ती की परीक्षाओं के लिए, उनकी नौकरियों को, उनकी इंटरव्यूज के लिए। ये सब काम आपके ही समर्थन से आपके बच्चे कर रहे हैं, लेकिन करने के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप इंदौर संभाग के हैं। आप जानते हैं कि पिछले 18 सालों में यहां कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है कि नहीं बनी? कोई नया अस्पताल बना, कोई मेडिकल कॉलेज खुला? तो क्या कर रहे हैं ये? मोदी जी यहां आते हैं, आजकल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शर्म कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं लेते, कहते मुझे वोट दो। और वो तो आपके सीएम बनने वाले नहीं है। मैंने आपको बताया, मैं भाषण सुन रही थी उनका, 50 मिनट में 50 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, खुश हो जाओ भाई, खुद नाम लेने के बजाय वो नाम ले रहे हैं आपका। मैं तो कहती हूँ, छोटी हूं उनसे, कम अनुभव है, उम्र भी कम है, लेकिन एक छोटी सी सलाह दे देती हूँ, जितनी बार कांग्रेस का नाम 50 मिनट के भाषण में लेते हैं, विकास का नाम ले लीजिए। ये बता दीजिए कि 18 सालों में आपने इंदौर के लिए क्या किया, आपने मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या किया, कितने रोजगार बनाए, कितने घोटालेबाजों को पकड़ा, कितनों के पीछे ईडी डाल दी, कितने जेल में हैं, किसानों के लिए कितनी राहत दी, कितनी बिजली फ्री दी। लेकिन ये बात नहीं कर सकते, इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि काम नहीं किया है। इसीलिए मैं बार बार भरोसे की बात करती हूं। मैं बार बार कहती हूं, देखिए बहने, एक नया बिल लाए संसद में, महिला आरक्षण बिल, खूब वाह वाह हुई पूरे देश भर में। जितने भी विपक्षी दल हैं, हमने भी समर्थन किया कि चलो ये बहुत अच्छा कदम है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, टीवी पे इश्तिहार हुए, सब कुछ हुआ, मोदी जी की बड़ी वाह वाह हुई। फिर क्या पता चला कि 10 सालों के लिए ये लागू ही नहीं होगा। इससे पहले जाति जनगणना करनी पड़ेगी, उससे पहले परसिमन करना पड़ेगा, 10 साल लगेंगे। तो फिर इस घोषणा का मतलब क्या है? इन चुनाव के लिए फिर से मतलब क्या है? आप महिलाओं को मजाक समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि महिलाओं को आप कुछ भी कह दें और हम अंधे होकर आपको वोट देंगे? हमारा अधिकार है ये हमारा अधिकार है कि हमें आरक्षण मिले, हमारा अधिकार है। ये कोई एहसान नहीं कर रहा है हम पे। और जिस तरह इस देश के एक एक वासी का अधिकार है, इस संविधान में है कि हर चीज के लिए समान अधिकार होना चाहिए, तो फिर जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? जब इसकी बात उठती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं? आपने देखा बिहार में सर्वे हुआ, सेंसस हुआ, क्या पता चला कि ओबीसी, दलित और जनजाति संख्या कितनी है इनकी? 84% प्रदेश में। तो बताइए, बड़े बड़े पदों में जहां सबसे ज्यादा लाभ होता है, क्या जहां सबसे ज्यादा सत्ता होती है, उन पदों में क्या 84% इन जातियों के लोग हैं कि नहीं? बताइए, होने चाहिए कि नहीं? तो जब ये बात उठती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं? आप सब आदिवासी समाज के हैं, यहां से आपको पलायन करना पड़ता है, सच बात है कि नहीं? दिल्ली में बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूं जो यहां से गए हुए हैं वहां पलायन करके, क्यों? रोजगार ढूंढने के लिए। आपके क्षेत्र में, जैसे मैंने पहले कहा, मनरेगा होता था, कुछ रोजगार मिल जाता था, वो भी बंद हो गया है।
यहाँ की आदिवासी महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार है। आपने सारे वायरल वीडियो देखे होंगे, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा बच्चियां एमपी में गायब हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं यहां से गायब होती हैं। यहां रोज 17 बलात्कार होती हैं। बहनों सुनो, क्योंकि आपको पूछना पड़ेगा कि आपकी सुरक्षा के लिए ये सरकार क्या कर रही है। ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनाव से पहले कि आपको पैसे मिलेंगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपको आरक्षण मिलेगा, बहुत बड़ी बातें हैं। 18 साल से सरकार में रही हैं, आपकी बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। ये सवाल पूछो। आपको याद है वो कहानी यही की कृष्ण भगवान ने जब रुक्मिणी जी के साथ लीला रचाई तो रुक्मिणी जी ने क्या कहा? कहा कि घोड़ों का, रथ के घोड़ों की लगाम आप मुझे दे दीजिए, मैं चलाऊंगी ताकि किसी को गलत फहमी ना हो। और मेरी बहनें मुस्कुरा रही हो, लगाम अपने हाथों में लो, अपने भविष्य का रथ रुक्मिणी जी की तरह चलाओ। आगे देखो, अर्जुन की आंख और अर्जुन के निशाने के तरह विकास, अपने बच्चों का भविष्य, अपने अधिकार, इस देश को आगे बढ़ाने का काम अपनी नजर से मत हटाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी बहनों। तुम अगली पीढ़ी का परवरिश करती हो, तुम समाज को बनाती हो। अगर तुम समाज को मजबूत नहीं रखोगी तो ये समाज नहीं रहेगा। जो आपकी परंपराएं हैं, मेरी दादी इंदिरा गांधी कहती थी कि जो आदिवासी संस्कृति है, जो आदिवासी परंपराएं हैं, इन्हें मजबूत रखना बहुत जरूरी है। कभी इन्हें बदलने की कोशिश नहीं की उन्होंने। जल, जंगल, जमीन का अधिकार आपको दिया, पट्टे आपको दिए ताकि आप मजबूत बने। और मेरी बहनें, आज इस देश का एक एक नेता समझ गया है कि अगर महिलाओं का वोट उसे नहीं मिले तो वो सत्ता में नहीं आ सकता। इसीलिए मेरी बहनें, जब मैं कहती हूं कि लगाम संभालो, अपना रथ खुद चलाओ, मैं इसलिए कहती हूं कि आज कौन सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा, ये आपके हाथों में है। इस बात को गहराई से समझो। जब आपको झूठे वादे किए जाते हैं, जब आपको बताया जाता है कि हम आपके लिए क्या क्या नहीं करेंगे, तो जानते हैं आपकी बेटियां अगर हैं तो कभी कभी बेटी आती है, कहती है अच्छा लड़का मिल गया, तो आप कहती हैं कि अगर हमें शादी के लिए तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना है तो पहले हम जानना चाहेंगे कि उसकी क्या मजबूती है, क्या करेगा। अगर आपको लगे कि ऐसा लड़का है जो झूठ मूठ के बता दे लड़कियों को कि आपके लिए ऐसे ऐसे महल बनाएंगे, हम आपको यहाँ ले जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो आप क्या कहेंगी अपनी बेटी से कि बेटा ध्यान रखो, ध्यान रखो, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, ये करेगा नहीं। कहती है कि नहीं? तो इतनी समझदार है, इतनी जिम्मेदार है, अपने आप को फुसलाने मत दीजिए। समझ जाइए कि ये राजनीतिक खिलवाड़ हो रहा है आपके साथ। आपको अपना भविष्य मजबूत बनाना है तो जैसे मैंने शुरू में कहा, अपने अनुभव पर उतरिए। आप देखिए, आपके जीवन में तरक्की आई, महंगाई घटी, आपके बच्चों को रोजगार मिला, खेती में आप काम करते हैं, वहां आपको कोई सहायता मिली सरकार से? क्या नई पाठशालाएं बनी, विश्वविद्यालय बने, अस्पताल बने? और अगर नहीं बने हैं तो बहनों और भाइयों, जाग जाओ और एक ऐसी सरकार लाओ जो ये सारे काम आपको करके दिखाए। शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया है।
भर गया है। अब कृष्ण भगवान की तरह कृष्ण रूपी बन जाओ और कृष्ण भगवान की तरह इनको निकाल दो, इनको खत्म कर दो। डेढ़ सालों में, पिछले चुनाव में आपने कौन सी सरकार चुनी थी? कांग्रेस। यहां बैठे हैं कमलनाथ जी। पिछली सरकार में आपने पिछली चुनाव में आपने कांग्रेस की सरकार चुनी। फिर क्या हुआ? रिश्वतखोरी हुई और जो आपका आदेश था उसका पालन नहीं किया गया। आप कांग्रेस की सरकार चाहते थे और जोड़ तोड़ करके 1.5 साल के अंदर आपको भाजपा की सरकार मिली कि नहीं मिली? और नतीजा आप सबने देखा। 1.5 साल में मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपका ही अनुभव रहा होगा कि कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या किया। किसानों के कर्ज माफ किए, 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 600 रुपए बनाया, 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिलवाई, 1000 गौशालाएं खुलवाई। 1.5 साल की बात कर रही हूं मैं, 18 साल की बात नहीं है ये। आदिवासियों के लिए 12,000 बर्तन बैंक खोले, इससे आपको भी सुविधा मिली होगी। ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल की परियोजना शुरू की। ये 1.5 साल का काम था बहनों और भाइयों, 18 साल का नहीं। आज जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ को देखिए, धान खरीद के सबसे ज्यादा पैसे छत्तीसगढ़ में आज मिल रहे हैं। बेरोजगारी सबसे कम कहां है पूरे देश में? छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा वन अधिकार के पट्टे कहां मिले हैं? छत्तीसगढ़ में मिले हैं। आदिवासियों के 60 से ज्यादा वन उपज को समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है। पुराना पेंशन कहां लागू है? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा निकाल रहे हैं इसके लिए, क्योंकि हम आपको सर्वोपरि रख रहे हैं। कर्नाटका में मेरी बहनों, बस की यात्राएं पूरे प्रदेश में मुफ्त है बहनों के लिए। 2000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं बहनों को। 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी आपदा आई, हमने आपकी बात की, आपके मुआवजे की। आपको मुआवजा नहीं मिला जब बाढ़ आई, जब आपकी फसल खराब हुई। हिमाचल प्रदेश में आपदा है, सबसे बड़ा पैकेज आपदा के लिए, राहत के लिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दे रही है। राजस्थान में बहनों और भाइयों, हमने बात की कि यहाँ स्थिति क्या है अस्पतालों की। डॉक्टर के पद खाली हैं, नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है वो भी बेरोजगार हैं, लेकिन पद नहीं भरे जा रहे हैं। आपको इलाज के लिए प्राइवेट में कहाँ कितना खर्च करना पड़ रहा है। और राजस्थान में चिरंजीवी योजना कांग्रेस की सरकार ने निकाली है। आप किसी भी राजस्थानी से पूछिए, 25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है, आज के दिन हो रहा है। और ये चुनावी घोषणाएं नहीं है भाई बहनों और भाइयों, ये उनकी नीतियां हैं। ये कांग्रेस की सरकारों की नीतियां इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए आप सर्वोपरि हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और आज मैं इस मंच पर खड़े होकर आपको कह रही हूं कि कांग्रेस
आपके लिए कुछ गारंटी लाई है और आप ही खुद देखिए कि क्या कांग्रेस के प्रदेशों में इनकी गारंटियां लागू हो रही हैं कि नहीं। जब आपको ये पता चलेगा, खुद अखबारों में पढ़िए, इंटरनेट पे जाकर देखिए, जहां आपको सुविधा हो वहां पूछिए। जब आपको खुद अपने अनुभव से पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने जो वादे किए वाकई पूरे कर रहे हैं, तब आप इन गारंटियों में आप विश्वास करो। और मैं दावे के साथ कह रही हूं आपको कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां गारंटीज पूरी हो रही हैं और यहाँ पे मध्य प्रदेश में होंगी। क्या है ये गारंटी? जिस तरह से किसानों के कर्ज हमने पहले माफ किए, उस तरह से हम उस काम को फिर से शुरू करेंगे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 200 यूनिट बिजली के लिए जो बिजली का बिल है वो आधा होगा, हाफ होगा। पुरानी पेंशन यहां मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। आपको गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में दिलवाएंगे। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा, आपके खाते में जाएगा मेरी बहनों। और 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली भी किसानों को मुफ्त मिलेगी। देखिए, आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी और मैं यहां खड़े होकर ऐसी कोई बात भी नहीं करना चाहती जो सही नहीं है। दूसरी पार्टियों को के बारे में नकारात्मक बातें करना, उल्टी सीधी बातें करना आसान है। अपने काम और अपनी पार्टी, अपनी सरकारों के अनुभव, उनके विवेक, उनके कार्यों के आधार पर बात करना मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों? क्योंकि फिजूल की बात नहीं कर सकती। मैं यहां खड़ी होकर ये नहीं कह सकती कि भाई राजस्थान में चिरंजीवी योजना है, 25 लाख का मुफ्त इलाज है, अगर नहीं होगा तो। क्योंकि आप में विवेक है, आप जान लेंगे कि भाई यहां पे खड़े होकर सब फालतू की बातें करते हैं। तो यहां खड़े होकर मैं सिर्फ वो बातें करना चाहती हूं जो सच्चाई है, जो हमारे अनुभव की बातें हैं और जिन बातों की सच्चाई आप खुद खोज सकते हैं। तो यहां खड़े होकर सबसे बड़ी बात मैं आपसे क्या कहना चाहती हूं कि देखिए, ये देश आपका है, ये देश आपका है, ये प्रदेश आपका है, ये भविष्य आपका है, ये आगे वाली पीढ़ी, ये नई पीढ़ी आपकी है। तो जिम्मेदारी भी आपकी है, कांग्रेस पार्टी भी आपकी है, हम सब भी आपके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको हल्के में मत लीजिए। आपको संविधान ने सबसे बड़ी शक्ति दी है, वो आपकी शक्ति है, जनता की शक्ति है। अब बहुत हो चुका है, आपने बहुत देख लिया है, टीवी में बातें सुन ली हैं, बड़े बड़े इश्तिहार देख लिए हैं, वहां हरियाली है, इश्तिहारों में बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, सब बन रहा है, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, रोजगार बन रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही, सब कुछ हो रहा है इश्तिहारों में, लेकिन जमीन पर नहीं हो रहा है। और जब तक आप इसको जमीन पर नहीं उतारेंगे, आप स्पष्ट कर दीजिए हर नेता को कि जब तक ये बातें जमीन पर नहीं उतारेंगे, अपने वादों पर खरे नहीं उतरेंगे, तब तक आपका कीमती वोट उनके पास नहीं जाएगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर आप सोच समझ के अपना वोट देंगे, अगर आप वाकई अपने भविष्य को बनाने के लिए और ऐसी बातों में नहीं पड़ेंगे जिनसे आपके जज्बात जुड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत चालाकी से चुनाव के समय आपके जज्बातों को जोड़ा जाता है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं कि आपको बुरा लगता है कि भाई अगर हम वोट नहीं देंगे कहीं हमारे धर्म पे आंच ना आ जाए, कहीं हमारी जाति पे आंच ना आ जाए, लेकिन ये आपको गुमराह करने का तरीका है। तो जैसे मैंने कहा, अपनी आंख अर्जुन की तरह
निशाने पर रखिए। निशाना आपका भविष्य है, निशाना मध्य प्रदेश का भविष्य है। मेरी बहनों, निशाना आपका भविष्य है। इससे आंख मत हटाओ और आप जिस दिन चुनाव में वोट डालने जाएंगे उस दिन याद रखो मेरी बातें। ये वोट आपके लिए जाना चाहिए, आपके मध्य प्रदेश के लिए, आपके भविष्य के लिए और आपके बच्चों को मजबूत बनाने के लिए। और मैं दावे के साथ कहती हूं कि अगर आप इस तरह से सोचेंगे, अगर आप पूरे विवेक से और अपने ही अनुभव से अपना वोट डालेंगे तो आपका एक एक वोट आज कांग्रेस पार्टी को जाएगा। क्योंकि इस देश को मजबूत बनाने वाली, इस देश को स्वतंत्र बनाने वाली, इस देश को एक रखने वाली, इस देश में विकास लाने वाली एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। भाइयों और बहनों, अब खेती में वापस जाने का समय आ गया है। मैं आपको और कष्ट नहीं दूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने इतनी प्यार से मेरी बातें सुनी और मेरा इंतजार किया। मेरे साथ एक बार कहिए, मध्य प्रदेश की जय, मध्य प्रदेश की जय, मध्य प्रदेश की जय। जय हिंद।